हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कि V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F पर, अर्थात VF एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 V की दो उप समष्टियां हैं अर्थात सब स्पेसेस हैं। तब उनका लीनियर सम किस तरह से तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा। W1 प्लस W2 दोनों ही सब स्पेस के लीनियर सम को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं और इसमें का प्रत्येक वेक्टर, ठीक है, इसमें का प्रत्येक वेक्टर जो होगा वो V का ऐसा वेक्टर होगा, अल्फा बिलोंग्स टू V, सच दैट, ठीक है, सच दैट अल्फा को लिखा जा सकेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहां अल्फा 1 लिया गया है W1 से और अल्फा 2 लिया गया है W2 से। चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। W1 प्लस W2 अर्थात इन दोनों ही सब स्पेसेस का लीनियर सम किस तरह से तैयार होगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक वेक्टर लेना है W1 से, एक वेक्टर लेना है W2 से और उनको आपस में जोड़ना है। जोड़ने के पश्चात जो नया वेक्टर बनेगा वो W1 प्लस W2 का वेक्टर कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं हमने किस तरह से इसको लिखा है। W1 प्लस W2 बराबर अल्फा बिलोंग्स टू V, अर्थात इसमें V के वो सारे वेक्टर्स आएंगे जो किस तरह से व्यक्त किए गए हैं, जिनको किस तरह से तैयार किया गया है, जिनको किस तरह से बनाया गया है। W1 का एक वेक्टर अल्फा 1 और W2 का एक वेक्टर अल्फा 2, दोनों के योग से जो वेक्टर निर्मित होते हैं, जो वेक्टर तैयार होते हैं, ठीक है, उन्हीं वेक्टर्स को हम W1 प्लस W2 के मेंबर्स मानेंगे और उनको इस कलेक्शन में हम स्थान देंगे, उनको इस कलेक्शन में हम शामिल करेंगे और इस तरह से ये तैयार हुआ लीनियर सम, ठीक है, मतलब रैखिक योग, दो उप समष्टियों का रैखिक योग हुआ। अब डायरेक्ट सम पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सम, सरल योग, देखते हैं क्या होता है ये। तो W1 प्लस, देखो उसको ऐसे राउंड सर्कल टाइप का इसको लिखते हैं, ठीक है, यानी कि प्लस के ऊपर में से गोला लगाते हैं। अब इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आप कहेंगे सर दोनों में ज़्यादा फर्क तो दिख नहीं रहा है, बस यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ प्लस के ऊपर में गोला लग गया है, अर्थात थोड़ा सा इसमें फर्क होगा। तो जी हाँ, थोड़ा सा इसमें फर्क है। तो अब आप ध्यान से सुनिए किस बात का फर्क है यहाँ पे, कि W1 और ये सर राउंड सर्कल अर्थात जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सम, देखो इसको सम कहते हैं, इसको डायरेक्ट सम कहते हैं। तो दोनों का ही डायरेक्ट सम किस तरह से परिभाषित किया जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका V के ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखो भाई जो भी वेक्टर्स तैयार होंगे आखिर सब, यहाँ पे तो जो सबसे बड़ा हेड कौन है, हेड जो है वो सबसे ऊपर कौन है, VF है, ये तो उसके सब स्पेसेस है। तो आखिर इसके जो वेक्टर्स होंगे, इन दोनों के योग या इन दोनों के सरल योग, जो भी वेक्टर्स बनेंगे आखिर वो V के ही रहेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें V के ऐसे वेक्टर्स आएंगे जिनको भी हम वैसे ही तैयार करेंगे, कैसे, W1 का एक वेक्टर अल्फा 1, W2 का एक वेक्टर अल्फा 2 और दोनों के योग से तैयार करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो आप सेम टू सेम लिखते जा रहे हैं, फर्क किस बात का है बाकी। तो अब सुनो फर्क किस बात का है। इसमें भी काम वही होता है कि W1 का एक वेक्टर W2 का एक वेक्टर लिया जाता है और दोनों को जोड़ करके W1 डायरेक्ट सम W2, ठीक है, दोनों का डायरेक्ट सम का वो वेक्टर तैयार होता है। लेकिन अभी तक तो वही बात, सेम बात हो गई। फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सम में जो भी वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स को जिन जिन दो वेक्टर्स के सम के रूप में आप लिखते हैं, जैसे W1 का एक वेक्टर लिया, W2 का एक वेक्टर लिया, इन दोनों वेक्टर्स के सम के रूप में आपने इसको व्यक्त किया ना, तो ये जो निरूपण है, ये जो व्यक्त करने का काम है वो अद्वितीय तरीके से होना चाहिए। कौन से तरीके से, अद्वितीय तरीके से, यानी कि यूनिक वे में होना चाहिए। यानी कि यूनिक वे में होने का मतलब ये है कि आप कहेंगे सर देखो मैं अल्फा को और किसी दूसरे रूप में व्यक्त कर पा रहा हूं, यानी कि मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, W1 से अल्फा 1 चुना और W2 से अल्फा 2, और इन दोनों के योग के रूप में मैं अल्फा को व्यक्त कर पा रहा हूं, है ना भाई। तो निश्चित रूप से अल्फा को निरूपित करने का और कोई तरीका नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कोई बोल दिया सर अल्फा को मैं देखो सर ऐसे भी लिख पा रहा हूँ, अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, दोनों के योग से भी अल्फा तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब अल्फा को दो तरीकों से लिखा जा सकता है।
अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस, यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 के योग से भी अल्फा बन रहा है और अल्फा 3 और अल्फा 4 के योग से भी अल्फा बन रहा है, यानी कि अल्फा को लिखने के दो दो तरीके हो गए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन दो वेक्टर्स के योग से अगर अल्फा निर्मित हो रहा है तो बस उन्हीं दोनों वेक्टर्स के योग से अल्फा निर्मित होगा। उसको निर्मित करने के लिए आप कहेंगे सो और भी कोई दो वेक्टर्स हैं जिनके योग से अल्फा व्यक्त हो पा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो फिर डायरेक्ट सम के लिस्ट में, डायरेक्ट सम के कलेक्शन में वो वेक्टर शामिल नहीं होगा। डायरेक्ट सम के कलेक्शन में उसी वेक्टर को शामिल करेंगे, वही वेक्टर यहाँ शामिल होगा। यहाँ ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन होगा जिनमें से हर एक वेक्टर W1 का एक वेक्टर और W2 के एक वेक्टर के योग के रूप में अद्वितीय तरीके से पेश किया गया हो, अद्वितीय तरीके से बनाया गया हो, यूनिकली एक्सप्रेस्ड किया गया हो। ठीक है, अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता ना करियो, सिर्फ आप इन दोनों में फर्क समझें। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सीधा सिंपल सी बात बोली गई थी कि V का प्रत्येक वेक्टर W1 के एक वेक्टर और W2 के एक वेक्टर के योग के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तब उस वेक्टर को आपको W1 प्लस W2 में स्थान देना है, यानी W1 प्लस W2 दो सबस्पेसेस का जो लीनियर सम है, रैखिक योग है, वो कैसे वेक्टर्स को रखेगा? जो वेक्टर्स W1 के एक वेक्टर और W2 के एक वेक्टर के योग से बने होंगे। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ देना है, तब ये हो जाएगा। इसमें का प्रत्येक वेक्टर W1 के एक वेक्टर और W2 के एक वेक्टर के योग के रूप में व्यक्त तो किया जा सकेगा, लेकिन वो निरूपण कैसा होगा? अद्वितीय होगा, इकलौता या एकमात्र निरूपण होगा, यूनिक वे होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक ही वेक्टर को व्यक्त करने के लिए दो दो तरीके नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, एक थ्योरम होगा आपके बीएससी की बुक में, कि मान लीजिए दो सब स्पेसेस के डायरेक्ट सम के रूप में अगर कोई वेक्टर स्पेस व्यक्त किया जा सकता है। मान लो दो सब स्पेसेस के डायरेक्ट सम के रूप में अगर कोई वेक्टर स्पेस व्यक्त किया जा सक रहा है, तो निश्चित रूप से वह दो बातों का पालन करेगा। एक तो होगा V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी वो V इन दोनों का लीनियर सम होना चाहिए, और दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो वेक्टर होना चाहिए। यानी ये दोनों बातें और ये एक बात एक दूसरे को इम्प्लाई करती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये दोनों है तो ये सत्य है, और ये सत्य है तो ये दोनों सत्य है, ये दोनों बराबर वो एक कथन। यानी कि V अगर कोई वेक्टर स्पेस है और अगर वो अपने दो सब स्पेसेस के डायरेक्ट सम के रूप में व्यक्त किया जा सक रहा है, तो निश्चित रूप से ये दोनों बातें सत्य होंगी। पहला तो V दोनों सब स्पेसेस का लीनियर सम होगा, दूसरा दोनों सब स्पेसेस में जीरो वेक्टर के अलावा और कोई वेक्टर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत सरल बातें हैं ये। चलिए अब मैं आपको एक और बढ़िया वाली बात बताता हूँ, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर सम कब बोलेंगे? दो सब स्पेसेस का लीनियर सम मतलब इसका हर एक वेक्टर W1 के एक वेक्टर W2 के एक वेक्टर के योग के रूप में व्यक्त होना चाहिए। ये योग जो है वो अद्वितीय न हो तब भी चलेगा, यानी कि इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं रहती है, कैसे भी योग करो आप, लेकिन इसमें शर्त रहती है। डायरेक्ट सम में क्या शर्त रहती है कि इसमें वही वेक्टर्स शामिल किए जाएंगे जिनको आपने किस तरह तैयार किया हो, W1 के एक वेक्टर और W2 के एक वेक्टर के योग के रूप में अद्वितीय तरीके से अगर आपने तैयार किया हो, तो वही वेक्टर इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझा इसको। अब देखिए आगे, मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ। मान लीजिए V3R, ठीक है, मान लीजिए V3R एक सब वेक्टर स्पेस है, V3R एक वेक्टर स्पेस है और इसके दो सब स्पेसेस से W1 और W2। तो W1 कैसे टाइप के अवयव को रख रहे हैं, ध्यान दीजिए, AB0 ऑर्डर 3 टपल है जिसका तीसरा कंपोनेंट 0 है। ठीक है, और आप ये बता सकते हैं ABC बिलोंग्स टू R। दूसरा जो सब स्पेस है, पहला सब स्पेस ऐसे वेक्टर को रखता है, दूसरा सब स्पेस देखते हैं कैसे वेक्टर को रखता है। गौर से देखो कितना सुंदरता से उनको बयां किया गया है। ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बिकॉज सी की जगह पे तो जीरो है ना, यहाँ पे सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे V3R जो है वो W1 और W2 के डायरेक्ट सम के रूप में व्यक्त किया जा सक रहा है क्या? आपसे ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? तो आप ध्यान से देखो, मान लो मैं V3 का
V3R का कोई सा भी एक वेक्टर लेता हूँ, मान लो ABC, कोई सा भी एक वेक्टर में ले लिया, तब मैं चेक करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर ले लिया, क्योंकि देखो भाई, आप देखो डायरेक्ट सम V को W1 और W2 के डायरेक्ट सम होने के लिए दोनों शर्तों का पालन करना पड़ेगा, अर्थात W1 W2 के लीनियर सम को V के बराबर होना चाहिए, अर्थात V का प्रत्येक वेक्टर W1 के एक वेक्टर और W2 के एक वेक्टर के योग के रूप में व्यक्त हो पाना चाहिए। तो क्या ये आप वैसे योग व्यक्त नहीं कर सकते क्या? इसको आप AB0 प्लस 0 0 C करके आप व्यक्त नहीं कर सकते? आप विश्वास से तो दोनों जोड़ के देख लो, A और 0 A हो जाएगा, B0 B हो जाएगा और 0 C C हो जाएगा। तो इसका मतलब अब देख लो, ये मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि W1 के वेक्टर की पहचान है, ये कौन है, ये W2 के वेक्टर की पहचान है, यानी यहाँ का एक वेक्टर और यहाँ का वेक्टर और दोनों के योग के रूप में ये वाला वेक्टर जो कि V3R से हमने रैंडमली चुना था, यानी इसका प्रत्येक वेक्टर आप इन दोनों के वेक्टर्स के लीनियर सम के रूप में आप दिखा पा रहे हो। ठीक है, बहुत सरल सी बात है। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि हाँ, V का प्रत्येक वेक्टर आप दोनों के सम के रूप में दिखा पा रहे हो, दोनों के वेक्टर्स के सम के रूप में। दूसरी बात, चलो हम इनका इंटरसेक्शन करके देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है। इसके वेक्टर्स की पहचान ये है कि यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है, बाकी दोनों कुछ भी हो। इसके वेक्टर्स की पहचान ये है कि यहाँ पे शुरू के 2 कंपोनेंट 0 हैं, तीसरा चाहे कुछ भी हो। तो मेरे को इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, आप ऐसा वेक्टर लिखो जो दोनों के गुणों को फॉलो करे। तो भैया मेरे को तो दोनों में कुछ गुण कॉमन लग ही नहीं रहे। यहाँ पे देखो ना, तीसरा नंबर वाला 0 होने को बोलता है, यहाँ पे पहला दूसरा 0 होने को बोलता है, बाकी यहाँ दोनों ये कुछ भी हो, यहाँ ये दोनों कुछ भी हो। तो दोनों के गुणों को रखने वाला एकमात्र वेक्टर मेरे को 0 0 के सिवा और कुछ नहीं दिखा है, आप देख लो, इनके सिवा और मेरे को कोई वेक्टर नहीं दिख रहा है। देखो ये इस गुण का भी पालन करते हैं, देखो तीसरा 0 होना चाहिए, तीसरा 0 है। इसके वेक्टर के गुण का क्या क्या मतलब है कि हाँ, शुरू के 2 0 होने चाहिए, शुरू के 2 0 है। तो मतलब यही इकलौता वेक्टर है जो इन दोनों में शामिल होने लायक है, इसलिए इंटरसेक्शन में केवल वही आएगा। तो मैंने आपको बताया कि देखो, अगर ये दोनों शर्तें पालन होती हैं, V = W1 + W2, और दोनों का इंटरसेक्शन अगर 0 वेक्टर दिखता है, तो निश्चित तौर पे आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये कथन यहाँ सत्य है। Yes, V3R is direct sum of W1 and W2, because every vector of V3R can be expressed as sum of vectors of W1 and W2, and W1 and W2 are disjoint subspaces, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 0 वेक्टर है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी को पलट देता, देखो ध्यान से देखो, कुछ इस तरह, देखो कितना गजब का पलटा है। अब बताइए मेरे को, आप थोड़ा सा अलग है ये। अब क्या ये कथन अब भी सत्य है? अगर इस सिचुएशन में मैं बात करूं तो क्या ये कथन अब भी सत्य है, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये चेक करता हूं कि क्या मैं V3R के कोई भी आर्बिट्री वेक्टर जो ABC मैंने लिखा है यहाँ पे, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या मैं इसको इनके सम के रूप में लिख पा रहा हूँ क्या? पहले मैं चेक कर लेता हूँ, मैं लिख सक रहा हूँ कि नहीं लिख सक रहा हूँ, चेक करते हैं। चलो, तो ध्यान दीजिएगा, इसके वेक्टर्स की क्या पहचान है? बीच में 0 हो, आजू बाजू कुछ भी रखो। एक तो इसके वेक्टर्स की क्या पहचान है? पहला 0 हो, आजू बाकी के 2 कुछ भी रखो। तो इन्हीं चीज़ों का पालन करते हुए सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं V3R से कोई भी वेक्टर चुना हूँ, कोई सा भी आर्बिट्री, मैंने उसको ABC कंपोनेंट लेते हुए लिखा है, तो मैं इन दोनों के वेक्टर्स के सम के रूप में लिख पा रहा हूँ कि नहीं? देखो ध्यान से, इसमें यहाँ A है, यहाँ 0 है, और हमको जैसे A लाना है, तो मैं एक तो A रखता हूँ, दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर बनाऊंगा ना मैं तैयार करते जाता हूँ। देखो मेरे को ऐसे 2 वेक्टर्स रखने कि भैया पहला कंपोनेंट जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, W1 में जो वेक्टर है वहाँ पे यहाँ A है और यहाँ 0 है, तो सीधी सी बात है मैं A0 रखूंगा ताकि A और 0 को जोड़ने पर A आ जाए। दूसरा मेरे को B लाना है, तो B के लिए मैं यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँ, ताकि इन गुणों का भी पालन हो जाए। तो W1 में यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट 0 है, तो मेरे को 0 लिखना पड़ेगा, मैं अलग लिख ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के वेक्टर की पहचान है बीच में 0 होना चाहिए, और B के लिए B लिखना पड़ेगा। क्यों? ताकि 0 और B जुड़ के B हो जाए। फिर तीसरे कंपोनेंट के रूप में मुझे C लाना है, जबकि CC तो दोनों में लिखा है। अगर आप CC दोनों में लिख देंगे तो CC2C हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ C लिखा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, C/2 लिख देता हूँ। ऐसे मत बोलना कि सर यहाँ C लिखा है, C/2 लिख दिए।
सी बोलने का मतलब है कि कुछ भी लिख सकते हो, नॉन जीरो कोई भी नंबर लिख सकते हो। जीरो जहां बोलते हो नॉन जीरो नहीं, मतलब आप जीरो भी लिख सकते हो। सी का मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जहां जहां पर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बीच में क्या लिखा है, जीरो, इसका मतलब पर्टिकुलर उसने जीरो लिख दिया, इसका मतलब आप उसके अलावा वहां कुछ नहीं लिख सकते। जिस स्थान पर जीरो करके खुद बयां किया, उसने खुद परिभाषित किया, मतलब वहां जीरो ही रहेगा, उसको नहीं आप बदल सकते। मगर जहां पर कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी लिखा हो, वहां पे आप जीरो समझो, जीरो ले लो, न ले लो, आपकी इच्छा, आप कुछ भी ले लो। सी के जगह 5,000 ले लो, 5,000 का 5 लाख ले लो, सी के जगह C/2, C/3, C/4 जो लेना है वो ले लो, कुछ भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, पाबंदी नहीं है आपको, ठीक है। ये जो जो प्रतीक यूज हुए उनके प्रतीक के बारे में बताना पड़ेगा मुझे। बी और सी बिलोंग्स टू आर, ए और सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे। तो आप खुद देख लो इन दोनों को जोड़ने पर जो है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए जीरो ए, जीरो बी बी, C/2 सी हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो बन गया। इसका मतलब कि मैंने एक वेक्टर इसका लिया, एक वेक्टर इसका लिया, और दोनों के योग के रूप में मैंने V3R का एक वेक्टर व्यक्त कर दिया। यानी इतना तो सत्य हो गया कि V3R जो है वो W1 और W2 का लीनियर सम है। भाई लीनियर सम तो है, भाई डायरेक्ट सम है कि नहीं ये अभी तय करना बाकी है। डायरेक्ट सम होने के लिए एक और शर्त होती है, और वो शर्त होती है कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो जीरो वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। या तो इनका इंटरसेक्शन जीरो वेक्टर हो, या फिर जो डायरेक्ट सम की जो परिभाषा है वो आप यहाँ पर प्रूफ या डिसप्रूफ करके दिखा दो। प्रूफ करोगे तो ये सत्य हो जाएगा, डिसप्रूव करोगे तो असत्य हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं जबरदस्त वाली बात, देखो एबीसी को मैं और किस रूप में लिख पा रहा हूँ, A0C/4, जीरो बी 3C/4। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो। अब भी आप A0 को जोड़ोगे तो ए आएगा, चलो ठीक है। जीरो बी को जोड़ोगे बी आएगा, चलो ठीक है। C/4 और 3C/4 को जोड़ के देखो, ये 4C/4 हो जाएगा, 4 4 कटेगा, सी आ गया। इसका मतलब क्या है, अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा गजब हो गया सर, उसी वेक्टर ए बी सी, देखो यही वेक्टर है सर, वेक्टर सेम है, लेकिन इसी को आपने इन दोनों के योग के रूप में भी लिख पाए, और इसी को आपने इन दोनों के योग के रूप में लिख पाए, जबकि दोनों निरूपण अलग अलग है। यहाँ पे देखो आप ये वेक्टर का जोड़ी देखो और ये दोनों वेक्टर का जोड़ी देखो, अलग अलग है कि नहीं बताओ। शुरुआत मत देना भैया, एक भी कंपोनेंट बदलता है तो पूरा वेक्टर बदल जाता है। ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है। यानी एक ही चीज को आपने दो दो तरीकों से व्यक्त कर पाया। इन दोनों के योग के रूप में भी आप इसको व्यक्त कर पा रहे हो, इन दोनों के योग के रूप में भी आप व्यक्त कर पा रहे हो। डायरेक्ट सम की परिभाषा याद करो, हमने क्या बताया था कि अगर डायरेक्ट सम कब कहलाएगा, या W1 डायरेक्ट सम W2 में कैसे वेक्टर शामिल होंगे, ऐसे वेक्टर शामिल होंगे जो W1 के एक वेक्टर और W2 के एक वेक्टर के योग के रूप में अद्वितीय तरीके से व्यक्त किया जा सके। अद्वितीय मतलब क्या होता है, जिसका कोई दूसरा निरूपण न हो। यहाँ पे एक ही वेक्टर को निरूपित करने के लिए दो अलग अलग तरीकों से योग को दर्शाया गया है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ का वेक्टर था, ये V3R का हमने आर्बिट्री वेक्टर चुना था। तो साफ बात, सीधी बात पता चल गई कि ये वेक्टर जो है वो W1 डायरेक्ट सम W2 में शामिल करने लायक नहीं है। इसका मतलब इसका आर्बिट्री वेक्टर हमने लिया और वो यहाँ शामिल करने लायक नहीं है। क्यों, उसके दो दो तरीके के निरूपण हो गए भाई। तो सिद्ध हो गया कि भैया ये वाले अगर केस की बात करें तो फिर ये वाला कथन यहाँ सत्य नहीं है। पिछला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें ये सत्य हो रहा था, यहाँ ये सत्य नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे सर अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल के देखूं, तो आप चाहे तो इनका इंटरसेक्शन निकाल के देख सकते हैं, तब भी आपको तसल्ली मिल जाएगी। अगर दूसरे तरीके से आप सोचिए इंटरसेक्शन निकालिए, तो मैं क्या कहूँगा, इंटरसेक्शन में 0 0 0 आएगा, मैं बोल ही नहीं सकता। 0 0 सी क्यों नहीं आ सकते इंटरसेक्शन में, देखो A0, तो चलो भाई कॉमन 0 ले लो सर, क्योंकि यहाँ तो 0 फिक्स है, वहाँ A की जगह 0 ले सकते हैं, 0 0 कॉमन दिखा सकते हैं। यहाँ 0 0, ये तो CC है ना, दोनों में कॉमन CC हो गया ना, दोनों में कॉमन 0 0 भी हो सकता है, 5 5 4 4 6 6 कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम रहना चाहिए चाहे कुछ भी लिखो। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 0 0 ही आएगा, बहुत सारे कुछ आ सकते हैं, इकलौता यही बस नहीं आएगा। सी की जगह अगर मैं 8 लिख दूंगा तो 0 0 8 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि ये देखो W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सिर्फ 0 0 0 को रखता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, अनगिनत संख्या में आ जाएंगे। तो ये वाला कथन भी वो हो गया, क्योंकि डायरेक्ट सम बनने के लिए इन दोनों कथनों का पालन होना अनिवार्य है। एक कथन का पालन हो रहा है, एक कथन का पालन नहीं हो रहा है,
तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो आपको समझ में आया, अच्छे से आया? कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इस टॉपिक से आपके परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस बनते रहें, जल्दी जल्दी बनते रहें, डेली बनते रहें, फटाफट बनते रहें, तो बस उसके लिए हमें अच्छे से रिस्पॉन्स, एक खुशी मिलनी चाहिए। वो आपके कमेंट्स के द्वारा मिलेगी, आपके लाइक्स और शेयर्स के द्वारा मिलेगी, व्यूज़ के द्वारा मिलेगी। वही चीज़ जो है वो हमको वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।